रिशु, रिशु कहाँ हो? हाँ आई। कब से आवाज़ लगा रहा हूँ। क्या कर रही थी? शौर्य, वो फॉर्म भर रही थी। आज लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, तो आवाज़ पर ध्यान नहीं गया। तुम्हारा तो रोज़ का ही नाटक हो गया है रिशु। हुआ क्या शौर्य, यह तो बताओ। हुआ क्या? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। नहीं शौर्य, सच मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया और आप लोगों को आवाज़ देकर मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाते बनाते फार्म भी भर रही थी। लेकिन बताइए तो हुआ क्या? रिशु मन ही मन ये सोचकर घबराने लगी कि कहीं मम्मी जी ने फिर तो कोई शिकायत नहीं कर दी शौर्य से। रिशु, तुम चाहती क्या हो? यह बता दो। क्या तुमसे शादी करके मैंने गलती की या अपने माता पिता को अपने साथ यहाँ लेकर आया ये गलती की? शौर्य, फालतू की बातें मत करो। मैंने कब कहा ये सब? कहा नहीं तो ये क्या है? शौर्य ने टेबल पर लगे नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम खा कर दिखाओ इसे। टेबल पर रखे नाश्ते को चखते ही रिशु के मुंह का स्वाद बिगड़ गया और बोली, सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गई। वह पापा के लिए बिना नमक वाला निकालना पड़ता है, इसलिए लगता है निकालने के बाद सब लोगों के लिए नमक डालना भूल गई। अभी लाती हूँ। रहने दो, तुम ही खाओ, अब मुझे देर हो रही है। शौर्य, चाय तो पीकर जाइए, बन गई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रिशु तुरंत किचन की तरफ भागी कि जल्दी से चाय लेकर आऊं। रिशु जब तक चाय लेकर आई, शौर्य जा चुका था। मम्मी जी, शौर्य चले गए क्या? हाँ, चला गया। अब तुम मज़े से चाय नाश्ता करो। वह बेचारा दिन भर भूखा ऑफिस में सर खपाए और ये महारानी ढंग से चाय नाश्ता भी नहीं करवा सकती पति को। जब देखो फ़ोन में घुसी रहती है, कान में हेडफोन लगाकर ना जाने क्या क्या करती है। आजकल की लड़कियों को तो शादी का मतलब ही नहीं पता। बस पति बेचारा दिन भर खटता रहे और ये आराम से घर में पैर फैलाए सोती रहे और फालतू के पैसे उड़ाती रहे। खुद पैसे कमाने हो तो समझ आए। रोज का नाटक है इनका। कभी नमक नहीं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अगर तुम्हारा मन नहीं लगता खाना बनाने में तो बता दो। मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपने बेटे को ठीक से 2 रोटी भी ना बनाकर खिला सकूँ। जब से हम लोग यहाँ आए हैं देख रही हूँ कि शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब शौर्य नाश्ता करके खुशी खुशी ऑफिस गया हो। पता नहीं क्या देखकर शौर्य ने तुमसे शादी की। ना खाना बनाने का गुण, ना पहनने ओढ़ने का। बेटे की ममता में मैंने भी हाँ कर दी। हटाओ ये सब, ले जाओ, खाओ खूब पेट भर के। विमला जी की बातों को सुनकर रिशु रोती हुई किचन में चली गई और कामों में लग गई। यह विमला जी हैं, शौर्य की माँ, जो अभी गांव से शहर आई हैं अपने बेटे के साथ रहने के लिए। उनके पति यानी शौर्य के पिताजी एक अध्यापक थे गांव के स्कूल में। अब रिटायर हो गए हैं और काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे। वहाँ गांव में उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था, इसलिए शौर्य उन लोगों को अपने साथ ले आया। विमला जी जब से आई हैं तब से शौर्य के कान ही भरती रहती हैं। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर उसे बताती हैं। रिशु की गलती ना होने पर भी वह शौर्य के सामने उसे ही दोषी बना देती है, क्योंकि वह रिशु को पसंद नहीं करती। वह अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है अपनी पसंद से, जहां जी भर के अपने अरमान पूरे कर सके और खूब दहेज लेकर सबके सामने अपनी शान बढ़ा सके। रिशु और शौर्य की शादी को 1 साल होने को है। रिशु और शौर्य की लव मैरिज है। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वजह से एक शादी में मिले, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अपने प्यार को एक नाम देने के लिए दोनों ने शादी का फैसला किया। दोनों ने ही अपने अपने परिवारों से बात की। दोनों ही परिवारों ने मना कर दिया, लेकिन रिशु और शौर्य की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और दोनों की शादी हो गई। रिशु को शादी के पहले घर का कोई कामकाज नहीं आता था, खाना बनाना भी नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद वह धीरे धीरे सब सीखने की कोशिश कर रही थी।
थोड़ा बहुत ही इस नए जीवन में एडजस्ट कर पाई थी कि ऋषु के सास ससुर गांव से यहाँ उन लोगों के साथ रहने आ गए। विमला जी को तो ऋषु वैसे भी पसंद नहीं थी। रोज सुबह होते ही विमला जी के चीखने चिल्लाने का दौर शुरू होता तो रात के सोने तक चलता। ऋषु ने शादी से पहले ही शौर्य को बता दिया था कि वह शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती है और कुछ बनकर देश की सेवा करना चाहती है। शौर्य भी ऋषु की इस बात को मान गया और ऋषु को पढ़ाई से कभी रोका नहीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव शौर्य के अंदर ऋषु ने महसूस किया। उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन दिखने लगा। शौर्य अब पहले की तरह सपोर्ट भी नहीं करता। ऋषु घर का सब काम खत्म करके अपने कमरे में गई कि थोड़ी देर कुछ पढ़ लूं। तभी विमला जी की आवाज़ आई जो दरवाजे पर खड़ी थी। बहू। जी मम्मी जी। तभी ऋषु वहां हाथ में पूरियां लिए पहुंची। कुछ बोलने ही वाली थी कि शौर्य ने एक जोरदार थप्पड़ ऋषु के गालों पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ऋषु, तुम मेरे माता पिता से नफरत करती हो, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन उनको घर से निकालने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, यह नहीं सोचा था। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ से रोका नहीं, तुम्हें हर सुख सुविधा दी, कभी तुमसे किसी चीज़ का हिसाब नहीं लिया, और तुम घर में आए मेहमानों को 2 वक्त ठीक से खाना नहीं खिला पाई। तुमसे ये छोटा सा घर भी नहीं संभलता, चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती और देश संभालने के सपने देखती हो। जब से तुमसे शादी किया है घर के खाने में भी अच्छा स्वाद होता है, मैं तो भूल गया हूँ। यह बेस्वाद खाना बनाकर दिन भर तुम अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर लगी रहती हो और मेरे आने पर दिखाती हो कि बहुत थक गई हो, जैसे ना जाने कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी। इसी सब वजह से लोग बोलते हैं लव मैरिज नहीं करना चाहिए, ना संस्कार ना मर्यादा। अगर तुम मेरा घर नहीं संभाल सकती, मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं भी तुम्हारे रोज रोज के इस नाटक से तंग आ गया हूँ। ऋषु के सब्र का बांध अब टूट गया था। रोज रोज सास के ताने और बातें सुनकर वह चुप रह जाती थी कि घर में शांति बनी रहे और समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रिश्तों को बनाने में और सहेजने में समय तो लगता ही है। हो सकता है सासू माँ भी मुझे थोड़े समय बाद समझ सके। लेकिन मेहमानों के सामने शौर्य ने जो थप्पड़ उसके गाल पर लगाया, आज उसे ऋषु बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, शौर्य, शादी कोई खेल नहीं जो जब चाहा खेला और जब चाहा उसे ख़त्म कर दिया। अक्सर तुम मम्मी जी की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाते हो, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रेम का मतलब तुम क्या समझोगे? क्योंकि मुझे तो आज इस बात का यकीन हो गया कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं आकर्षण था, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसका क्रोध, घृणा, कटु वचन, उसकी गलतियां, उसकी कमियां, इन सब के साथ उसको स्वीकार करना पड़ता है, जैसा कि मैंने किया, तुमने नहीं। प्यार हो तो यह सब भी अच्छा लगता है। प्यार इंसान को सहनशील बनाता है। केवल वही यह कर सकता है जिसने सच में प्रेम किया हो। केवल आकर्षण को प्रेम का नाम देने वाले प्रेम किसे कहते हैं उसे क्या पता। तुम कहते हो ना मुझ में ना संस्कार है ना मर्यादा, तो तुमने कौन सा संस्कारों का अच्छा उदाहरण दिया। हर रोज दूसरों की बातों में आकर बिना सच को जाने मुझे दोषी बनाना, लोगों के सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, यह कहाँ का संस्कार और मर्यादा है। कहते हैं बहू गृह स्वामिनी होती है और उसे एक सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं देते हैं। गृह स्वामिनी तो कहते हो, लेकिन तुम लोग उसे घर से निकालने की धमकी देते हो। यह कैसी गृह स्वामिनी है जिसका कोई घर ही नहीं। ऐसी गृह स्वामिनी होने से अच्छा है वह एक इंसान ही रहे जिसका कोई अपना घर तो हो। उसकी जरा सी गलती हो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे घर से ही बेघर कर देते हो। तुम लोगों के सम्मान की खातिर दिन रात चूल्हे में जलती रहती है, कोई विरोध नहीं करती। इसके लिए उसे मिलता क्या है? अपमान। कहीं वह अपना अधिकार न मांग ले, इस डर से तुम जैसे लोगों ने स्त्री को अन्नपूर्णा बना दिया।
कैसी अन्नपूर्णा, कैसी देवी जिसके खाने पर भी रोक टोक हो। उसकी छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बना दिया कि वह खुद से भी नजरें ना मिला सके। वह हमेशा अपने आप को ही दोषी मानती रहे और किसी भी अन्य का विरोध ना कर सके, अपना अधिकार ना पा सके, अपना सम्मान ना हासिल कर सके। तुम कहते हो चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती, उसके सपने तो देश संभालने के हैं। हाँ, है मेरा सपना कुछ करने का, अपना वजूद बनाने का, अपने हिस्से का सम्मान पाने का, और मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगी। शौर्य, पति को परमेश्वर का दर्जा देने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर को कम से कम सही गलत का पता तो होता है। कोई भी फैसला सुनने या किसी को कुछ कहने से पहले उसकी बातों को जरूर सुन लेना चाहिए। यह प्लेट मैंने पापा जी के लिए लगाई थी, जिसमें गलती से बुआ जी ने खाना खा लिया। पापा जी रोज इसी कुर्सी पर बैठते हैं, इसलिए मैंने उनकी प्लेट इधर ही लगा दी और पूरी लेने चली गई। बाकी सबके खाने में नमक बराबर डाला है, लेकिन लगता है कि हमारे रिश्ते में प्यार रूपी नमक खत्म हो गया है, इसलिए यह बेस्वाद हो गया है। और जिस रिश्ते में विश्वास ना हो उसे निभाते रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपना जीवन सम्मान पूर्वक जी सकूं और अपने सपने को भी पूरा कर सकूं। मैं तुम्हारे इस घर को छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मैं अब और अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकती। शाबाश बहू, आज तुमने इन लोगों को उनका असली चेहरा दिखा दिया। मैं तो कब से चाहता था कि बोलूं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य था कि तुम अपने अधिकारों को पहचानो। इसलिए मैंने भी इस मामले में बोलने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। और हाँ, अपने साथ मेरा भी सामान पैक कर लो, क्योंकि जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं, वहाँ एक पिता कैसे रह सकता है। मेरे लिए तो इस घर का पानी भी हराम है। चलो हम अपने घर चलते हैं और तुम्हारे उस अधूरे सपने को पंख लगाते हैं जिसे तुम इन जैसे घटिया लोगों के लिए बलिदान करना चाहती थी। शौर्य, आकर्षण और प्रेम में फर्क होता है, यह समझाने के लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। और हाँ शौर्य, यदि बार बार अपमानित होकर भी आपसे कोई जुड़े रहने की कोशिश करे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्लज है। हो सकता है उसके जीवन में आपका स्थान उसके लिए उससे अधिक हो। इतना कहकर ऋषु और शौर्य के पिताजी वहां से चले गए एक नई सुबह को देखने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।